हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 हमारी सीरीज का, जो कि है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की जून 2014। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आपको गिवन है अरिथमेटिक मीन 45, मोड आपको पता है 48, तो आप मीडियन कैसे निकाल सकते हो। अब ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसमें आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे 3 इंटू मीडियन हमें निकालना ही है, तो मीडियन का मीडियन रह गया माइनस 2 इंटू मीन 45 है, मोड है हमारे पास 48। तो 48 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 45 इंटू 2 90, और तो 3 मीडियन क्या हुआ 48 प्लस 90, 3 मीडियन हुआ हमारा 138। तो मीडियन कितना हुआ 138/3, 3 4 जा 12, 1 रह गया, 3 6 जा 18। तो 46 आया हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ गया 46, सिंपल। तो अगर आपको इसमें फॉर्मूला याद है तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आ गया पहले का 46। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है मैच द फॉलोइंग। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मैच द आइटम, हमें आइटम को मैच करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहां पर ये क्वेश्चन है एरर के ऊपर, मींस अल्फा एरर, बीटा एरर, 1 माइनस बीटा एरर और स्टैंडर्ड एरर। अभी मैंने रिसेंटली टाइप 1 और टाइप 2 एरर के ऊपर एक शॉर्ट बनाया था, यूट्यूब शॉर्ट, तो आप वो भी देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स बताए थे कि कौन से होते हैं। टाइप 1 एरर वो होता है जिसमें मान लो आप सिक्योरिटी चेक पे जा रहे हो और आप बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हो, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ने आपको रोक दिया ये सोच के कि आप कोई थ्रेट हो हमारे लिए। तो वो टाइप का होता है हमारा अल्फा एरर और टाइप 1 एरर, जिसमें फैक्ट जो है वो ट्रू है लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप सही हो फिर भी हम आपको रोक रहे हैं। तो ये चीज दिखती है हमारी कि इफ इट इज ट्रू मतलब हम सही हैं, हम अच्छे लोग हैं, फिर भी हमें आप रिजेक्ट करो मतलब हमें रोक रहे हो। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा अल्फा एरर या टाइप 1 एरर। वहीं पे अपोजिट होता है कि एक डेंजरस पर्सन को आप फ्री में एंट्री दे रहे हो, उनको रोक ही नहीं रहे। तो इफ इट इज फॉल्स मतलब डेंजरस पर्सन है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये होता है हमारा टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर। फिर अब आप खुद बताओ, अगर टाइप 2 एरर हमारा बीटा है तो यहाँ पे 1 माइनस बीटा दिया है। अब यहां पे हम कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं H0 को, तब बीटा है। तो 1 माइनस बीटा मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको रिजेक्ट करेंगे व्हेन इट इज फॉल्स। तो ये 1 माइनस बीटा एरर हो गया। तो इसका आंसर हो गया ये। अब लास्ट रहता है मेजरिंग सैंपल वेरिएबिलिटी ड्यू टू रैंडम फोर्स। अब हमारी कई बार हम डेटा जब पढ़ते हैं तो हमारे सैंपल्स के ऊपर भी हमारा एरर आ जाता है कि हमने सैंपल अच्छा लिया है या नहीं लिया, कितना सैंपल साइज लिया है। और जैसे हमने सैंपल कलेक्ट किया तो सैंपल भी हम रैंडमली ले लेते हैं कि 10 सैंपल ले लिए, कहीं से 50 उठा लिए या कुछ। उनकी वजह से भी हमें थोड़ा सा हमारे रिजल्ट में डेविएशन मिलता है, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो गया ए का 3, ठीक है, 2 में है, बी का 1, ये भी दोनों में है, फिर सी का है 4, तो ये, और डी का है 2। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर का बात करें तो टाइप 1 एरर होता है फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यू आर करेक्ट, आप सही हो लेकिन फिर भी आपको रोका जा रहा है, तो मतलब कन्विक्टिंग एन इनोसेंट पर्सन को आप कन्विक्ट कर रहे हो। टाइप 2 एरर फॉल्स तो दोनों के अंदर होता है क्योंकि ये एरर है। पॉजिटिव और नेगेटिव में याद रखो, पॉजिटिव मतलब हम तो ठीक है फिर भी हमें रोक लिया, तो मतलब कन्विक्टिंग एन इनोसेंट। नेगेटिव मतलब लेटिंग अ गिल्टी पर्सन को हम फ्री में भेज रहे हैं, आप जाओ, आपसे कोई आंसर नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अब
इसको डिफाइन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इमेजिन यू आर बेकिंग कुकीज, यू वॉन्ट टू चेक द स्वीटनेस को आपको चेक करना है। इंस्टेड ऑफ कि मैं सारी कुकीज को चेक करूं, हम कुछ एक ना पिक करते हैं रैंडमली कि क्या चीज कैसी बनी है। नाउ इफ यू रिपीट दिस प्रोसेस, टेकिंग डिफरेंट रैंडम सैंपल आप लोगे तो आपको स्लाइटली डिफरेंट स्वीटनेस लेवल मिल सकता है हर एक में। दिस हैपन बिकॉज ऑफ नेचुरल वेरिएशन होती है सैंपल्स में। आपने जो लिया सैंपल, उसमें हो सकता है कई बार आपको ज्यादा ही अच्छा लग रहा है या कई बार थोड़ा सा माइनर टेस्ट में डिफर कर रहा है। तो यही चीज दिखाता है रैंडमनेस की वजह से जो भी वेरिएशन आती है। तो स्टैंडर्ड एरर हमें बताता है हाउ मच दीज सैंपल रिजल्ट्स आर लाइकली टू फ्लक्चुएट ड्यू टू रैंडमनेस। अगर मैं रैंडमली सैंपल को कलेक्ट करती हूँ तो मेरे सैंपल का रिजल्ट कितना फ्लक्चुएट होगा। अगर सैंपल स्टैंडर्ड एरर मेरा स्मॉल है, मतलब एरर है ही नहीं, मतलब सारे सैंपल्स मेरे सिमिलर रिजल्ट्स शो कर रहे हैं, वहीं पे अगर मेरा स्टैंडर्ड एरर मतलब गलती आ रही है वो भी बड़ी, तो मतलब मेरे सैंपल्स में बहुत ज्यादा डेविएशंस है, मतलब डिफरेंट सैंपल माइट गिव वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसमें भी आपको दे दिए यूजीसी नेट में बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो इनके ऊपर आप पढ़ के जाना। तो यहाँ पे है थ्योरी ऑफ क्लब, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, पॉलिटिकल ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल, ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ लोकल पब्लिक गुड्स। यहाँ पे है, इसको किसने दिया है? एंथनी डॉस ने कौन सी दी है, चार्ल्स टाइबॉट ने कौन सी दी है, जेम्स बुचानन ने कौन सी दी है, केनेथ एरो ने। यहाँ पे मैं दो ऐसी थ्योरीज है जो मैं यूट्यूब की वीडियो में प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको। तो फर्स्ट वन अगर आपने नहीं देखी है तो देखना, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम जो कि केनेथ एरो ने दी है। एक और मैंने कराई है चार्ल्स टाइबॉट की, आप खुद गैस करना कौन सी है, वो है ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। चार्ल्स टाइबॉट के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन पब्लिक गुड के ऊपर चूज करता है कि उसे कहाँ रहना है, जहाँ के उसको पब्लिक गुड के प्रोविजन पसंद आते हैं वो वहीं पे वोटिंग विद देयर फीट, वो चलता चलता वहीं पहुंच जाता है, वहीं पे स्टे कर देता है एज पर चार्ल्स टाइबॉट। तो टाइबॉट मॉडल और हमने जो ये पढ़ा था वो ये वाली थ्योरी थी। ठीक है, केनेथ एरो ने इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम बताई थी कि कभी भी 5 क्राइटेरिया होते हैं, अगर ये पांचों हो जाए तो फेयर वोटिंग होती है, अगर इसमें से एक भी हम स्किप करते हैं तो वो एक आइडियल डिसीजन पे तो लेके जाती है लेकिन वो फेयर नहीं होती है। ये आपको मेरी वीडियो से और क्लियर हो जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। अब बात आती है हमारी जो दो थ्योरीज बच गई, तो पहली आती है थ्योरी ऑफ क्लब। ये क्या है? ये जेम्स बुचानन ने दी है थ्योरी ऑफ क्लब 1965 में। इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पीपल कम टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज दैट आर नॉट फुल्ली पब्लिक, नॉट फुल्ली प्राइवेट। कई बार ऐसे गुड्स होते हैं, जैसे आप अपार्टमेंट में जाते हो, आजकल स्विमिंग पूल की सुविधा होने लग गई। ठीक है, तो स्विमिंग पूल ना एक पूरा पब्लिक है कि भाई सारे जने आके अपना यूज करो, ना ये प्रॉपर प्राइवेट है। तो इसके बीच में एक चीज आती है कि कितना ऑप्टिमम ग्रुप साइज होना चाहिए उस स्विमिंग पूल को यूज करने के लिए, वही जेम्स बुचानन ने अपने थ्योरीज ऑफ क्लब में बताया है कि सम गुड्स आर बेटर व्हेन शेयर्ड। एक प्राइवेट पूल से अच्छा है कि एक ऐसा कॉमन पूल हो जिसमें पूरे अपार्टमेंट के लोग के लिए ये बना रखा है। बट उनमें जो मेंबर्स की लिमिट है ना, कुछ एक पॉइंट तक होनी चाहिए। अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा, तो लोगों को मजा नहीं आएगा। वहीं पे अगर वो खाली पड़ा रहा तो उसकी बस कॉस्ट ही आ रही है, तो वो भी फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टोल रोड्स हैं, कम कार होगी तो बेटर सर्विस होगी, ठीक है, बट इनफ यूजर्स आर नीडेड टू कवर कॉस्ट। लेकिन अगर कम लोग यूज करेंगे तो भाई हमें पैसा भी तो चाहिए ना उसको कवर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। अब जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं, शेयरिंग अकाउंट चीप तो बना देता है कि हमने 2-3 अकाउंट का ले लिया और मैं भी यूज कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सारे लोग यूज करेंगे तो उसका स्लो भी तो हो जाता है ना, स्ट्रीमिंग उसकी स्लो हो जाती है, एक बारी में 2 जने आप देख नहीं सकते।
तो वो चीज हो जाता है। जैसे पब्लिक पार्क है, गोल्फ क्लब है, मेंबर पे फीस फॉर एक्सक्लूसिव एक्सेस, कि हमें ही एक्सेस मिले। तो ये कह रहे हैं एक ऑप्टिमल ग्रुप साइज की रिक्वायरमेंट होती है जो डिटरमाइन करता है, जिसमें आप बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सको और कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर सको। तो थ्योरी ऑफ क्लब हमें ये समझाती है कि क्यों कुछ गुड्स को शेयर करना जरूरी होता है विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, इंस्टेड ऑफ या तो उसे पूरा पब्लिकली दे दो या प्राइवेट दे दो। उससे बेटर है बीच का रास्ता निकालें जिसमें ऑप्टिमल यूज हो सके। अब नेटफ्लिक्स का एक होता है, एक पर्सन खरीदेगा वो पूरा चार्ज देगा 200 रुपए। एक हो रहा है कि आपने 2 या 3 स्क्रीन ले ली, वो 2-3 जनों में बट गई, और कभी कोई देख रहा है कभी कोई देख रहा है, तो दोनों का कॉस्ट भी मिनिमाइज हो गया, बेनिफिट मैक्सिमाइज हो गया। तो एक बीच का अच्छा रास्ता निकाले जिसमें इंश्योर करे एक राइट बैलेंस हो बिटवीन द कॉस्ट शेयरिंग एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये दिया था हमारे जेम्स बुचानन ने थ्योरी ऑफ क्लब्स के अंदर। अब लास्ट रह जाती है हमारी पॉलिटिकल ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये दिया है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल दिया है हमारा एंथनी डाउन्स ने। इन्होंने कहा है जो भी पॉलिटिकली डिसीजन होते हैं ना, अब जैसे मोदी की गवर्नमेंट जीत गई, तो इसमें कह रहे हैं हर एक पर्सन ना अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग वोट देता है। अगर आप एक रैशनल वोटर को देखो, अगर मैं वोट करने गई हूं तो मैं उस पार्टी को वोट करूंगी जो मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ को सुधारेगा आगे जाके। मैं कोई मोदी को जिताने नहीं गई हूँ, या मैं केजरीवाल की तरफ यूं ही वोट नहीं दे रही कि वो मेरा कुछ रिलेशन में रख रहे हैं या कुछ है। नहीं, हम वोट इसलिए देना चाहते हैं, उस पार्टी को दे के आते हैं जो हमें लगता है कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हमें किसी ना किसी तरीके से फायदा देगा। ठीक है, तो वोटर्स एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो आप यूं नहीं कह सकते हम दूसरे के लिए वोट दे के आ रहे हैं, हम अपने लिए ही दे के आ रहे हैं। बट स्टे रैशनली इग्नोरेंट सिंस वन वोट हैज लिटिल इम्पैक्ट। लेकिन हमारे दिमाग में ये होता है यार मेरा अकेले का ही तो वोट है, पूरी दुनिया देगी जब बात बनेगी ना, जब एक पार्टी आएगी तो। लेकिन हम वोट हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देते हैं। दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज आपको क्या लगता है पॉलिसीज किस वे में वो बनाती हैं? वो इसलिए बनाती हैं कि हम आगे भी इलेक्शन जीत पाए, नॉट नेसेसरली फॉर पब्लिक गुड प्रोवाइड करने के लिए नहीं बना रही वो, कि मेरे को पब्लिक गुड प्रोवाइड करने में मजा आ रहा। नहीं, उनका मेन मोटिव होता है कि हमें अगली बार भी सत्ता में आना है, तो वो आना है तो हमें ऐसी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिससे जनरल पब्लिक को फायदा हो और आगे चल के वो हमें वोट दे। मीडियन वोटर थ्योरम, अगर दो पार्टी का सिस्टम है तो पार्टी हमेशा उसकी तरफ जाती है जहां पे मेजोरिटी है, सेंटर की तरफ वो मूव करती है कि यहाँ पे अगर ज्यादातर लोग ये चीज चाहते हैं कि ये चीज हो तो हम वही प्रोवाइड कर देंगे जिससे ज्यादा प्रोपोर्शन जो वोट है वो हमारी तरफ आ जाए। ऐसे ही गवर्नमेंट का भी सेल्फ इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट भी उन्हीं पॉलिसीज को प्रायोरिटाइज करती है जिससे उन्हें री इलेक्शन के चांसेस मिले कि हम फिर से जीत पाए। अब मोदी जी ने जीतते ही रिवर साफ करवानी शुरू कर दी। वो क्यों करवा रहे? क्योंकि ऐसा करेंगे जभी तो हम उन पे ट्रस्ट कर पाएंगे, हाँ भाई मोदी गवर्नमेंट तो अच्छा कर रही है, आते ही इन्होंने साफ करवा दिया और अपना काम शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम भी इन्हें ही लाना है। तो सबका एक मोटिव क्या होता है पॉलिटिकल डिसीजन में? जो भी वोट कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सोच के। हम भी अपने इंटरेस्ट का देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी खुद जीतने का सोच रही है, मीडियन वोटर को देख के वो वोट को ही खींचने की सोच रहे हैं, वहीं पे गवर्नमेंट। तो पॉलिटिक्स जो है वो ड्रिवन होती है बाय सेल्फ इंटरेस्ट, वेयर वोटर्स, पार्टीज, गवर्नमेंट सारे डिसीजन ऐसे ही लेते हैं जो अपना बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, रेदर देन प्योरली सर्व डेमोक्रेसी। कोई वो वाला चीज नहीं चल रहा, वो दिखता है लेकिन एक्चुअल में सारे अपने अकॉर्डिंग अपना बेनिफिट देख रहे हैं हर चीज में। तो ये हमें बताया था एंथनी डाउन्स ने अपनी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर, जो कि आई 1957 में। ठीक है, आगे चलते हैं। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, ये मैंने करवा रखी है जो मैं बोल रही हूँ आपको। तो ये इसकी अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो आपको मेरी वीडियो देखो एक बार, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने 5 कंडीशन बताई थी। अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए,
फेयरनेस कंडीशन है ये, वोटिंग कब आप कहोगे कि वो फेयर है। तो इसमें कोई भी अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए कि एक वोटर ये पर्सन वोट नहीं दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर वोटर को अलाउड होना चाहिए। कोई भी डिक्टेटरशिप मतलब कोई दूसरा इन्फ्लुएंस ना करे कि आपको किसको वोट देना है। पैरिटी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ऐसे पोजीशन पे होनी चाहिए कि अगर हम मूव कर रहे हैं तो एक को बेनिफिट हो रहा है, सबको बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम एक को बेनिफिट कर रहे हैं दूसरा वर्स ऑफ हो रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ irrelevant alternatives, the ranking between A और B सेम रहनी चाहिए। अगर मैं बीजेपी को आप से ऊपर रख रही हूं तो वो वही रहेगा। यूं नहीं हो सकता कि मैं अगले प्रेफरेंस में मैं कांग्रेस को ला रही हूं देन मैं बीजेपी को वोट कर रही हूँ। ट्रांजिटिविटी, अगर A इज प्रेफर्ड ओवर B एंड B इज प्रेफर्ड ओवर C तो A भी आपका C से प्रेफर्ड होना चाहिए, ये ट्रांजिटिविटी कहती है। तो एरो ने ये प्रूव किया था कि कोई भी वोटिंग सिस्टम सेटिस्फाई नहीं कर सकती ये पांचों के पांचों साइमल्टेनियसली। कम से कम एक ऐसा उन्हें छोड़ना पड़ता है, एक ना एक इन पांचों में से छोड़ना पड़ता है जिसकी वजह से फेयर मतलब इलेक्शन हो पाते हैं। अदरवाइज अगर परफेक्टली फेयर देखें, परफेक्टली फेयर इलेक्शन कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, और डिटेल के लिए आप वीडियो देखना, मैंने पूरा टाइम लगा के उसमें समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्जांपल ऑफ यूरो करेंसी। यूरो करेंसी क्या होती है? अब नाम से तो लग रहा है यूरोप की करेंसी है ये। तो आप देखो ऑप्शन पढ़ो, अ डॉलर डिपॉजिट आउटसाइड द यूएस, अ पाउंड स्टर्लिंग डिपॉजिट विद इन यूके, अ मार्क डिपॉजिट विद जर्मनी, ऑल ऑफ द अबव। यूरो करेंसी होती है एनी करेंसी डिपॉजिटेड आउटसाइड इट्स होम कंट्री इन द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। इंडिया के लोग इंडिया को छोड़ के बाहर के बैंक में अगर अपना पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं तो वो यूरो करेंसी है। सिमिलरली अगर यूएस के लोग यूएस के बैंक को छोड़ के बाहर किसी कंट्री के बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो वो यूरो करेंसी है। तो अब पढ़ो ऑप्शन, अ डॉलर डिपॉजिट आउटसाइड द यूएस। अब यूएस के लोग आउटसाइड यूएस में डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या ये यूरो करेंसी है? हाँ जी है। पाउंड स्टर्लिंग डिपॉजिट विद इन यूके, यूके के अंदर ही है डिपॉजिट, तो ये थोड़ी है यूरो करेंसी। अब मार्क डिपॉजिट, अब मार्क भी एक करेंसी होती है जर्मनी की, 2002 से पहले थी है। तो उस टाइम का अगर यूं देखें तो मार्क डिपॉजिट विद जर्मनी, जर्मनी के अंदर ही है तो ये भी नहीं है, बाहर होती तब मानते ना। या एक पाउंड स्टर्लिंग आप यूके के बाहर डिपॉजिट करते तब वो यूरो करेंसी बनती। तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हुआ, तीनों नहीं हुआ है, पहला हो गया। तो डॉलर डिपॉजिट आउटसाइड द यूएस, हाँ जी ये करेक्ट है, क्योंकि यूएस डॉलर डिपॉजिट इन लंदन बैंक एक यूरो करेंसी है। वहीं पे पाउंड स्टर्लिंग डिपॉजिट विद इन द यूके इनकरेक्ट है, क्योंकि अपने खुद की कंट्री में ही वो डिपॉजिट हुआ है। सिमिलरली जर्मनी का अगर हम देखें तो सेम रीजन कि वो खुद की कंट्री में ही डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो कहां से यूरो करेंसी बन गया, बाहर करते तब होता। तो करेक्ट आंसर है ए, अ डॉलर डिपॉजिट आउटसाइड द यूएस। Last question, a deficit or surplus in the India's balance of payment is measured by the net balance of current account, capital account, allocation of SDRs and the statistically discrepancy and all of the above. अभी कह रहा है अगर इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है या सरप्लस है। डेफिसिट मतलब हमारा आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, सरप्लस का मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है, इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है। अब आपको इसका आंसर देने के लिए आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता क्या क्या। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट आता है? हाँ जी आता है। कैपिटल अकाउंट आता है? वो भी आता है। एसडीआर भी आते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो आईएमएफ एक टाइप की करेंसी होती है फिक्शनल, वो भी आती है। हाँ जी वो भी आती है। तो जब ये तीनों आते हैं तो इन तीनों में अगर कोई भी चेंज होगा उसी से ही तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क पड़ेगा, उसी से ही तो डेफिसिट या सरप्लस आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करती है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है यहाँ पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब इंडिया का ट्रेड
और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसा हो रहा है, वो सारी ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है। इसमें करंट अकाउंट भी आ रहा है कि आपने ट्रेड बैलेंस कितना करा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना आया, सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर सारी आती है करंट अकाउंट में। दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, लोन कितने दिए गए या लिए गए या जो भी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये सारी आती है कैपिटल अकाउंट में, तो वो भी एक इसका कंपोनेंट है। तीसरा आता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, वो भी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि आईएमएफ देता है, जो कि एक कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट मेड करता है। और स्टैटिस्टिकली डिस्क्रिपेंसी अकाउंट होता है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो रिकॉर्ड नहीं करी है, तो वो जो मेजर जो बैलेंस या डिफरेंस होता है वो सारा आ जाता है आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी में। तो इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर एक चीज आती है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसडीआर कितने हैं, स्टैटिस्टिकली डिस्क्रिपेंसी कितनी है। All of these factors contribute to measuring BOP सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है। सब चीजों को कंसीडर करके तब पता चलता है कंट्री का कि कंट्री सरप्लस में है या डेफिसिट में है। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। एंड मैंने इसमें थ्योरीज पढ़ाई हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। And don't forget to subscribe Economics Tutor for more such videos. Have a great day. Bye bye.